ये होमोलॉगस सीरीज की भी बता देता हूं कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। पीएमसी के सिलेबस के अंदर अब जो इसके अंदर टॉपिक रहता है वो आइसोमेरिज्म है। मगर हम तो आपको पता है कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीएमसी के सिलेबस पे रिलाई नहीं कर रहे हैं हम। जो हमारा मेनली तो ये कि पीएमसी का सिलेबस है, मगर हम चाहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको लोगों को पढ़ा लें। ठीक है, मगर इसके पीएमसी का जो इसके अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है वो है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म इस चैप्टर के अंदर है ही नहीं। आइसोमेरिज्म अगले चैप्टर के अंदर दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिया गया है। मगर मैं तो आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा लूंगा क्योंकि वो उसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल है। जैसे इसका पीएमसी के सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक होंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और बाकी चैप्टर जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मगर जो ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा, जो ज्यादा फोकस रहेगा, वो पीएमसी का सिलेबस ही है। ठीक है, मगर बाकी चैप्टर भी हमने पढ़ने हैं, बाकी जो टॉपिक हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। तो अब आते हैं हम होमोलॉगस सीरीज के ऊपर। अच्छा देखें, होमो का मतलब होता है सेम। लॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे या होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होंगे उनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा। मतलब होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, मगर एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में सीएच ग्रुप का फर्क होगा। तो ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच वन कंपाउंड डिफर फ्रॉम another by CH group having similar structure and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, मगर एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स having similar structure and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर सपोज करते अल्कीन सीरीज हम लेते हैं तो अल्कीन सीरीज के अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे। अल्कोहल लेते हैं तो सबके अंदर OH ग्रुप होगा। तो लाजिमी बात है, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड फंक्शनल ग्रुप पे करती हैं, वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। या मिथाइलिन ग्रुप। जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, जिसमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप का फर्क हो। ठीक है। अच्छा आप देखें, अल्केन को देख लें। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फार्मूला सेम है।
अल्केन सीरीज के जितने मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला सेम है, मगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क है। अब देखो इसका पहला मेंबर है मीथेन, CH4। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो इसका दूसरा मेंबर बन जाएगा, वो है इथेन। देखो मीथेन और इथेन में CH2 ग्रुप का फर्क है, मतलब मीथेन में CH2 हमने ऐड किया, इथेन बन गया, नेक्स्ट मेंबर बन गया। अच्छा, इसी नेक्स्ट मेंबर में CH2 प्लस कर लूंगा तो C3H8 प्रोपेन बन जाएगा। तो इसका मतलब है इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का फर्क है, और मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा। जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 14 का फर्क होगा। देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 है मॉलिक्यूलर मास। अब इसके अंदर 14 ऐड करोगे, देखो इसके मॉलिक्यूलर मासेस हैं, मीथेन का 16 है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 किसका मॉलिक्यूलर मास है, इथेन का। इसके अंदर 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। 44 किसका मॉलिक्यूलर मास है, प्रोपेन का। तो इसका मतलब है एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में जो फर्क CH2 ग्रुप का है तो मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा। ठीक है, अब आते हैं अल्कीन सीरीज को देखते हैं, जिनका जनरल फॉर्म होता है CnH2n। ये इनका जनरल फार्मूला है, और जनरल फार्मूला सारी पूरी सीरीज का क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। इसका पहला मेंबर है इथीन, ये 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी एटलीस्ट। अच्छा, तो इथीन इसका पहला मेंबर है जिसका फार्मूला है C2H4, और इथीन में CH2 ऐड कर दें आप लोग तो बन जाएगा C3H6 प्रोपीन। इसमें CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा C4H8 ब्यूटीन। तो इसका मतलब है ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप का फर्क है और मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा, क्योंकि CH2 का देखो डिफरेंस है, तो C का मास है 12 और 2 हाइड्रोजन है, उनका 2 ऐड करेंगे इसके अंदर 14 हो जाएगा। अल्काइन, CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है इसका। अच्छा, अब आते हैं इसका पहला मेंबर, वो है इथाइन। देखो इसका जो पहला मेंबर है वो इथाइन है। अच्छा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा ये अल्काइन जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो इथाइन इसका पहला मेंबर है जिसके अंदर कार्बन 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 4। उसमें से 2 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा C2H2 बन जाएगा। इसके अंदर हम CH2 अगर ऐड कर दें तो इसका दूसरा मेंबर बन जाएगा C3H4, वो है प्रोपाइन। अगर इसके अंदर हम CH2 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा C4H6, जो है ब्यूटाइन। फिर पेंटाइन वगैरह ये बनते जाएंगे। अब आगे आते हैं हम अल्कोहल पे। अल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला होता है
ROH या CnH2n+1 OH। देखो CnH2n+1 OH, इसका पहला मेंबर है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला है CH3OH। देखो बेटा, पहला इसका पहला मेंबर है मिथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला है CH3OH, या मीथेनॉल भी इसको करते हैं, मीथेनॉल भी पढ़ाया जाता है इसको, आईपिक नेम। इसमें आप CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। या इथेनॉल। अब इसके अंदर CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH। तो इसका मतलब है ये जितने भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, इनमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क होता है। या प्रोपेनॉल। अच्छा, अगर हम मिथाइल अल्कोहल लेंगे और ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे तो उसमें एक CH2 ग्रुप का फर्क नहीं होगा, ठीक है, मगर 3 CH2 ग्रुप का फर्क होगा उसके अंदर। 3 बार CH2 ऐड करेंगे फिर जाकर वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो मिथाइल अल्कोहल पहला मेंबर है और ब्यूटाइल अल्कोहल इसका चौथा मेंबर है। तो लाजिम बात है, उसमें चौथा मेंबर है तो उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 3 बार CH2 ऐड करेंगे फिर वो बन जाएगा। और जो सीक्वेंस में होते हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का मतलब सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं, उनमें एक मेंबर और दूसरे मेंबर में क्या होगा, फर्क होगा, CH2 का फर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, मेन फीचर्स होमोलॉगस सीरीज के। नंबर 1, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जितने भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, सेम होगा। जैसे मीथेन टेट्राहेड्रल है तो इथेन भी टेट्राहेड्रल होगा, प्रोपेन भी टेट्राहेड्रल होगा, तो उनका स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। नंबर 2, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर भी OH होगा, प्रोपाइल अल्कोहल का भी OH है, ब्यूटाइल अल्कोहल का भी OH है। इथीन में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन में भी डबल बॉन्ड होगा, पेंटीन में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उनका सेम होगा, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। एक होमोलॉगस सीरीज दूसरे होमोलॉगस सीरीज का जो कंपाउंड्स होंगे, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक सेट पे हाइड्रोजन, जबकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, तो चेंज होगा। मगर सीरीज के जो मेंबर्स हैं, एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होंगे, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज
हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, मगर थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है। सीरीज का जो पहला मेंबर है, सीरीज का जो पहला मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज समटाइम एक्सेप्शनल भी होती हैं। सीरीज का जो पहला मेंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ एक्सेप्शनल भी होती हैं। जैसे देखो, बाकी अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, जितने भी अल्कोहल उनके अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, मगर मिथाइल अल्कोहल के अंदर नहीं होगी, अल्कीन नहीं बनेगा। इथाइल अल्कोहल से इथीन बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से ब्यूटीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, मगर मिथाइल अल्कोहल की नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है समवट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, मगर हो सकता है कि सीरीज का जो पहला मेंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दूसरे से थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। मगर जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो काफी क्या होंगी, सेम होंगी। बाकी सीरीज के और तो मेंबर है ना, उनकी बाकी जो सीरीज का पहला मेंबर है वो समटाइम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। उनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। जैसे अल्केन की बात कर रहे हैं हम, जैसे अल्केन है, देखो CnH2n+2, जैसे अल्कीन है CnH2n, अल्काइन है CnH2n-2, या अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, जनरल फॉर्मूला सबका सेम है, फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, स्ट्रक्चर भी उनका सेम होता है। ये इनकी क्या है, सेम फीचर्स हैं, जो सेम बातें हैं। अच्छा, आगे आते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो उनकी डेंसिटी होगी, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी वाली ये प्रॉपर्टीज क्या है, अलोंग द सीरीज बढ़ती हैं। या हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि सपोज करते हैं अल्केन्स हैं तो अल्केन के अंदर है वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्केन नॉन पोलर है तो उनमें होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो लाजिम बात है किसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज,
along the series. अलॉन्ग द सीरीज का मतलब है जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे जबकि सोलिबिलिटी देखो, सोलिबिलिटी, वेपर प्रेशर, सोलिबिलिटी है, वेपर प्रेशर है, फ्लेमेबिलिटी है, डिक्रीज along द सीरीज। सीरीज में ये कम हो जाएंगे, जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, इथाइल अल्कोहल कम होगा, प्रोपाइल अल्कोहल और भी कम होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल और भी कम होता जाएगा। ठीक है, अगर हम अल्केन की बात करें तो मीथेन ज्यादा सोल्यूबल होगा, इथेन कम होगा, प्रोपेन कम होगा, ब्यूटेन से भी कम होगा। तो सोल्यूबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो वेपर प्रेशर भी यही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, सीरीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो फ्लेमेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। फ्लेमेबिलिटी का मतलब फ्लेम से जो जलती है चीजें, मतलब जो उनका शोला बनता है या कंबस्शन की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सपोज कहते हैं अगर हम गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंबस्शन एबिलिटी होती है वो किस में है, मीथेन के अंदर, फिर इथेन में कम, प्रोपेन में कम, ब्यूटेन में कम, पेंटेन लिक्विड बन जाता है उसकी कम होगी, और उसके बाद पैराफिन वैक्स जो होते हैं उनकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें कुछ बढ़ती हैं और कुछ क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं अलॉन्ग द सीरीज, सीरीज के हिसाब से। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज की जनरल मतलब इनकी मेन मतलब फीचर्स हो गए कि आप अगर कोई सीरीज का मेंबर देखते हैं तो इसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज में ये चेंजिंग आएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है सपोज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको कोई याद करने की, किसी का बॉइलिंग पॉइंट याद करने की वैसे जरूरत है ही नहीं। क्यों आप याद करेंगे किसी का बॉइलिंग पॉइंट? वैसे अगर हम देखें तो आप देख लो, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, अगर एक ही सीरीज के मेंबर आपको दिए गए हैं, एक ही सीरीज के मेंबर दिए गए, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे लाजिम बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो, मीथेन से इथेन का ज्यादा होगा, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन का ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट का देखो ये है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सपोज करते हैं जो हेक्सेन है या हेप्टेन का ज्यादा होगा, हेक्सेन का ज्यादा होगा पेंटेन से, पेंटेन का ज्यादा होगा ब्यूटेन से, ये तो कंफर्म है सीरीज, क्योंकि हमें पता है कि भाई हेप्टेन में कार्बन ज्यादा है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन में कार्बन की तादाद सेम हो जाए, या हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। ठीक है, देखो जिसमें कार्बन की चेन में तादाद, कार्बन चेन में कार्बन की तादाद जिसमें ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट लाजिम बात है उसका ज्यादा होगा। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन में कार्बन सेम हो जाते हैं या ओवरऑल कार्बन सेम है, जैसे पेंटेन है, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन में भी
टोटल कार्बन 5, आइसोपेंटेन में भी टोटल कार्बन 5, नियोपेंटेन में टोटल कार्बन तो 5 ही है ना। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर ने तो ये बताया था कि भाई कार्बन की तादाद, इसमें तो कार्बन की तादाद तो सबके अंदर बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द चेन देखेंगे, लेंथ ऑफ द चेन, चेन में चेन की लेंथ कितनी है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द या सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ चेन, मतलब जिसमें चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो, ये है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें चेन की जो लेंथ है वो बड़ी है, चेन की लेंथ क्या है, बड़ी है। अच्छा उसके बाद है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के अंदर देखो चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, इसमें 5 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन है, एक ब्रांच हो गई। और इसके अंदर नियोपेंटेन, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा, आइसो का कम होगा, नियो का कम होगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है चेन के में कार्बन की तादाद सेम हो जाती है, चेन में कार्बन की तादाद सेम हो जाती है, फिर हम देखते हैं ब्रांचेस को, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सपोज करते हैं ये एक कंपाउंड दिया गया है, अब टाइम भी कंप्लीट हो गया है, ये कंपाउंड आपको दिया गया है जिसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ये दिया गया है जिसके अंदर भी चेन में कार्बन 5 ही हैं, भाई हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं टाइम कम है इसलिए, इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं। और ये कंपाउंड दे रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ एक ब्रांच है, चेन में कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, यहां पे भी सेम है 1 2 3 4 5, इसमें भी सेम है और इसके अंदर भी सेम ही है। फिर क्या होगा, देखो इसके अंदर जो टोटल कार्बन है वो ज्यादा होंगे, इसके अंदर टोटल कार्बन की तादाद क्या है, ज्यादा होगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो रिवीजन होगी कल, संडे है तो संडे के दिन, और आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, मगर जो जिन बच्चों का मतलब ये जो लेट ज्वाइन किया है तो उनकी रिवीजन क्लास होगी, और मंडे से फिर वैसे भी क्लास होगी आप लोगों की। और टेस्ट आप लोगों का 12 तारीख को है, बता देते हैं। और इसके अंदर यही पहला जो चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू केमिकल, सॉरी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, और उसके अंदर हमने 3 स्केल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक सेल्सियस स्केल था, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल था, और तीसरा जो है वो केल्विन स्केल था। इन दोनों के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो एक कंपैरिजन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर की। वो जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेयर करते हैं तो वो एक ऐसी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जो आर्बिट्ररी ज़ीरो होती है। जबकि जो केल्विन होता है वो हमें जो मेयरमेंट देता है वो एब्सोल्यूट देता है, क्योंकि वो टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो को इस्तेमाल करता है। अब एक दो चीज़ें हैं जो हम जब प्रैक्टिकली टेम्परेचर के क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, एंट्री टेस्ट के अंदर आप हो तो जाहिर सी बातें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वही कि जैसे आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। जब किसी भी बॉडी के टेम्परेचर की चेंज हम फाइंड करते हैं तो चेंज जितनी सेल्सियस पे आती है उतनी ही केल्विन के ऊपर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के टेम्परेचर of body, temperature of body changes from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Find this change on Kelvin scale. अगर इस तरह से कहा जाए केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। आपको पता है कि जो टेम्परेचर चेंज, आपको पता है कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 5 डिग्री चेंज होता है तो वो फ़ारेनहाइट के ऊपर 9 डिग्रीज जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे हम इसको डिस्कस करते हैं कि 5 सेल्सियस की जो डिग्रीज होती है ये होती है 9 फ़ारेनहाइट की डिग्रीज के बराबर। तो इसी तरह हम करते हैं कि 1 सेल्सियस की जो डिग्री होती है ये 1.8 फ़ारेनहाइट की डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम चेंज ऑन फ़ारेनहाइट निकालते हैं कि फ़ारेनहाइट के ऊपर चेंज कितनी आई है, तो चेंज इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कर दें, change of temperature on Fahrenheit is equal to 1.8 change on the temperature in Celsius degrees, ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं, ये कन्वर्शन के छोटे फार्मूले होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर मेयरमेंट दी जाए टेम्परेचर की तो आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो हम पहले कल कर चुके हैं कि Tc/5 इज इक्वल टू Tf-32/9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन Tk-273/5। इस तरह से वो फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आप एक टेम्परेचर की मेयरमेंट को दूसरे टेम्परेचर की मेयरमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं चेंज को करता हूं फिर उसको करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर चेंज ऑन सेल्सियस जो है ये हो जाएगा 50 - 30 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये चेंज है तो
तो आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। देयरफॉर आप करोगे कि केल्विन के ऊपर 20 केल्विन होगा, और केल्विन आपको पता है कि डिग्री इस्तेमाल नहीं करता, तो डिग्री जो होती है वो एक कंपैरिजन की निशानी होती है, और केल्विन जो होता है वो हमेशा मेजरमेंट जो हमें देता है वो एब्सोल्यूट देता है, इसलिए उसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती, डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डिग्री हमें हाँ घट है। तो देखिए जो केल्विन होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर की चेंज होती है वो उतनी होती है जितनी सेल्सियस की होती है, और आपको पता है केल्विन कभी भी निगेटिव के अंदर नहीं जाता, क्योंकि केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो इस्तेमाल करता है, उससे मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए केल्विन की रीडिंग जो होती है वो कभी भी निगेटिव के अंदर नहीं रहेगी। तो आप इसको कहेंगे कि जब आपने चेंज फाइंड करनी है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे, और चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू ये हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आप कर सकते हैं ये 1.8 इंटू 20 इज इक्वल टू ये आपके पास होगा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि जो सेल्सियस के ऊपर चेंज होती है उसको फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर इस तरह से लिया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी is 50 degree Celsius. What is this temperature? What is this temperature in Kelvin and Fahrenheit? अगर इस तरह से हो कि एक रीडिंग दी जाए आपको कि टेम्परेचर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में इतना है, ये टेम्परेचर किसी दूसरे स्केल के अंदर कितना होगा उसके बारे में आपको अगर बताना हो तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे कि TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TF -32 TF -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 5। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जब कोई रीडिंग हो कि इस स्केल के ऊपर इतनी है और उस स्केल के ऊपर कितनी होगी, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि आपके पास जो है वो सिंपली चेंज की बात की जाती है, तो चेंज को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर जो आपके पास गिवन है, वो गिवन जो टॉपिक है वो है जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और ये जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ये टेम्परेचर को मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होता है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। जैसे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स होते हैं वो चेंज ऑफ प्रेशर की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसी को इस्तेमाल करके टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर मेयर करते हैं। उसके सिवा
जो आम ये हमने पढ़ा था कि ये जो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर है, ये लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर जो होता है, ये बेसिकली लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर जो होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि मरकरी या अल्कोहल इस्तेमाल करता है। और मरकरी या अल्कोहल के इस्तेमाल करने के भी रीजंस कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मरकरी को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मरकरी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई है और फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लो है, इसलिए आम टेम्परेचर्स पे मरकरी न फ्रीज होता है न बॉयल होता है। और दूसरी बात ये कि मरकरी जो होता है वो इस तरह से रोशनी के अंदर चमक पैदा करता है, इसलिए उसकी रीडिंग लेना आसान है। और तीसरी बात ये होती है कि मरकरी के अंदर जो एक्सपेंशन आती है वो यूनिफॉर्म आती है। यूनिफॉर्म का मकसद है हर डिग्री के ऊपर, हर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर वॉल्यूम की चेंज इक्वल होती है। कि अगर 1 डिग्री पे इतना वॉल्यूम बढ़ता है तो 2 पे इससे डबल होगा, 3 पे इससे ट्रिपल होगा, तो इक्वल इक्वल वॉल्यूम चेंज होता है, इक्वल इक्वल चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है मरकरी की, इसलिए थोड़ी हीट से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है मरकरी को हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारा टॉपिक हम करेंगे वो बुनियादी तौर पे पीएमडीसी के अंदर डायरेक्ट शामिल नहीं है। ये जो हम टॉपिक करेंगे ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये इस चैप्टर का हिस्सा है जिस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स पीएमडीसी के अंदर शामिल है। इसलिए मैं आपको इन टॉपिक्स का ओवरव्यू बता देता हूं कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपके माइंड में बेसिक चीजें हो इन टॉपिक्स की। बाकी इन टॉपिक्स को इतना ज्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसलिए हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारे माइंड में इसकी बेसिक चीजें हो कि अगर इनमें से कोई चीज आती है तो फिर हमारे पास इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखें, हमारे पास है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये क्या होती है, या थर्मल एक्सपेंशन किसको कहा जाता है? ठीक है, देखें ये इफेक्ट्स ऑफ हीट में आता है, तो आप इसको कहोगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम of substance on heating is called thermal expansion. On heating is called thermal expansion. इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी चीज को गर्म करें, उसकी लेंथ बढ़ जाए, उसकी एरिया बढ़ जाए और उसका वॉल्यूम चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं थर्मल जो है वो एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन जो होती है उसमें डिफरेंट, जैसे हमारे पास चीजें होती हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। तो आपको पता है जो सॉलिड होता है उसकी लेंथ भी हो सकती है, उसकी एरिया भी होती है और उसका वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उनका तो सिर्फ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन की, तो सॉलिड के अंदर ये तीनों किस्मों की एक्सपेंशन आ सकती है। जैसे सॉलिड की कोई रॉड हो, ठीक है, जैसे ये पेन है, लाइक रॉड है, इसको हम रॉड कहते हैं। तो इसको जब हम
गर्म करते हैं तो इसकी सिर्फ लेंथ अप्रिशिएबली जो होती है वो चेंज होती है, बाकी इसका कोई वॉल्यूम खास चेंज नहीं होता क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है पहले से। तो ऐसी रॉड की तरह जो चीजें होती हैं उनके अंदर लीनियर एक्सपेंशन आती है, जो शीट की तरह होती है। जैसे आपके पास बुक या कॉपी होगी, उसका जैसे पेज होता है तो उसकी लेंथ और विड्थ होती है लेकिन उसकी थिकनेस कोई खास नहीं होती। तो जब इस तरह की शीट टाइप चीजें सॉलिड की जो होती हैं उनको हम गर्म करते हैं तो उनके अंदर एरिया एक्सपेंशन आती है। और अगर कोई क्यूबिकल या एनी कोई अदर ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम होता है तो उसको गर्म करने से उसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन आती है। तो सॉलिड के अंदर ये तीनों एक्सपेंशंस एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। उसकी सॉलिड की लेंथ में एक्सपेंशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एरिया के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की या लिक्विड्स की, तो लिक्विड की कोई लेंथ नहीं होती, कोई रॉड टाइप तो लिक्विड को हम ले नहीं सकते, या उसकी शीट कोई हम लिक्विड की या गैस की बना नहीं सकते। इसलिए अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की और गैसेस की, तो उनके अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर तीनों जो होती है वो एक्सपेंशंस आएंगी। एक आपको पता है कि लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लेंथ और एरिया एक्सपेंशन, जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है क्योंकि ये सिर्फ ओनली इन वन डायमेंशन लेंथ के अंदर एक्सपेंशन आती है। ये एरिया एक्सपेंशन टू डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है क्योंकि इसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों आती है, दो डायमेंशंस हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है ये थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है क्योंकि इसके अंदर लेंथ, विड्थ और ब्रेथ ये तीनों चीजें होती हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है। और एरिया एक्सपेंशन इज आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कभी कभी कह लेते हैं। तो ये हमारे पास तीन जो है वो आ सकते हैं सॉलिड के अंदर। जबकि लिक्विड्स और गैसेस जो होती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जो एक्सपेंशन आती है वो सिर्फ आती है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये जो होती है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन इनके अंदर आती है। अब अगर हम करते हैं इसका कास के चीजें एक्सपेंड क्यों होती हैं, इसके पीछे जो काज होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके पीछे जो काज होता है ये अगर हम करें कैलोरिक थ्योरी की बात, अगर कैलोरिक थ्योरी की बात करें कि कैलोरिक थ्योरी इसके बारे में क्या कहती थी, तो इसका काज था कि जो कैलोरिक कैलोरिक वाज कंसीडर्ड सेल्फ रिपेलेंट सब्सटेंस। कैलोरिक को सेल्फ रिपेलेंट सब्सटेंस माना जाता था और ये कहा जाता था कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बॉडी है और इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इसके अंदर हम बात करते हैं ये जो कैलोरिक की, तो जब इसके अंदर इस तरह से ये जो है वो कैलोरिक आ जाता था, तो ये जो कैलोरिक अंदर आ जाता था तो ये कैलोरिक जो था ये सेल्फ रिपेलेंट था। तो जब इसमें कैलोरिक आता था तो ये कैलोरिक अपने आप को रिपेल करता था। नतीजा ये निकलता था कि उस चीज की साइज जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती थी। कि जैसे आप इस तरह से बलून के अंदर पानी भरें
तो बलून का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। तो इसी तरह से माना जाता था कि जैसे ही कोई चीज गर्म होती है उसके अंदर ये फ्लूइड भरते हैं, तो वो जो फ्लूइड होता है जब उसके अंदर जितना ज्यादा होता जाएगा तो उसके अंदर अपने आप में एक रिपल्शन जो होती है वो बढ़ती है, इसलिए उस बॉडी की साइज बढ़ जाती है। इसलिए कि ये बेसिक प्रॉपर्टी इसकी मानी जाती थी। अब कैलोरिक को सेल्फ रिपेलेंट क्यों कहा जाता था? इसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि आपको पता है हर बॉडी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल जब क्लोज होते हैं ना तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग बन जाती है। और अगर हम इस कैलोरिक को रिपल्सिव न माने तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को कोलेप्स कर देगी। और किसी भी चीज की साइज जो होगी ना, अगर ये है इसके अंदर, अगर इसके मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ही अंडर में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके इस चीज को बहुत ही छोटा बना दे, कोलेप्स कर जाए ये बॉडी। इसलिए कहा जाता था कि कैलोरिक सेल्फ रिपेलेंट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बैलेंस करता है और इसी की वजह से चीजें कोलेप्स नहीं करती। इसलिए कैलोरिक को रिपल्सिव माना जाता था, रिपेलेंट माना जाता था कि अगर कैलोरिक रिपेलेंट न होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स मॉलिक्यूल्स को कोलेप्स करवा देती। तो कैलोरिक रिपल्सिव है तभी जो है वो बॉडीज कोलेप्स नहीं करती। तो ये एक लॉजिक था इस चीज के पीछे कि ये जो कैलोरिक है ये सेल्फ रिपेलेंट क्यों होता है। अब अगर हम बात करें कैनेटिक थ्योरी की, तो कैनेटिक थ्योरी के पास इसका एक और रीजन है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की, तो काइनेटिक थ्योरी के पास इसका एक और रीजन है। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के पास रीजन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मूवमेंट movements increase, therefore space between molecules increases, hence average। यहां पे लिख लीजिएगा देयर फॉर एवरेज स्पेस, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान इक्वल नहीं होता, मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस हेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इंक्रीज करने का मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ये रीजन देती है कि जो बॉडी के मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान एवरेज स्पेसिंग बढ़ती है, और एवरेज स्पेसिंग बढ़ने की वजह से उस बॉडी की जो साइज होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने दो रीजन इसके लिख दिए हैं कि कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से क्या रीजन था, और कैनेटिक थ्योरी जो है, जो अभी हम मानते हैं कैनेटिक थ्योरी, तो इसके हिसाब से इसका रीजन कौन सा है। ठीक है, तो ये इसके पीछे। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन इन substances is not equal at equal change of
टेम्परेचर। अगर दो सब्सटेंसेस हैं, उनका टेम्परेचर इक्वल अगर हम चेंज करें तो ये एक्सपेंशन जो होती है उनके अंदर इक्वल नहीं होती। किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। अब ये किसके अंदर कम होती है और किसके अंदर ज्यादा होती है? तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होती है वो गैसेस के अंदर होती है। ऐसी चीजें जिनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से वीकली अटैच्ड होते हैं, तो ऐसी चीजों के अंदर ये जो एक्सपेंशन होती है वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी बॉडीज जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं उनके अंदर ये एक्सपेंशन कम होती है। जैसे गैसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बहुत लो लेवल पे होता है, इसलिए उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होती है। उसके बाद जो एक्सपेंशन आती है ज्यादा, वो लिक्विड्स के अंदर होती है, जबकि सबसे कम जो होती है वो सॉलिड्स के अंदर होती है। तो अगर इक्वल टेम्परेचर चेंज करें गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का, तो सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर आएगी? गैस के अंदर। और सबसे कम जो आएगी वो सॉलिड के अंदर आएगी। अब अगर हम सॉलिड के अंदर बात करें तो सॉलिड के अंदर भी डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो मेटल्स होते हैं, उनके अंदर ये एक्सपेंशन ज्यादा आती है और इंसुलेटर के अंदर ये एक्सपेंशन कम आती है, इसलिए कि ये एक्सपेंशन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस या मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इसलिए डिफरेंट चीजों के अंदर जब इक्वल टेम्परेचर की चेंज हम करेंगे तो इक्वल एक्सपेंशन उनके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा आती है गैसेस के अंदर, सबसे कम आती है सॉलिड्स के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा। अब एक्सपेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। जिस चीज के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आएगी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा आएगी। कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से चीजें एक्सपेंड करती हैं तो टेम्परेचर कम होने से कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जिसके सिर्फ मैं फार्मूले लिखता हूँ, कोई डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई मुश्किल चीज भी है इसकी डेरिवेशन। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन के अंदर जो पहली होती है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मकसद होता है एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक है। एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक है। अब सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक सॉलिड की रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ इस तरह से हमारे पास है L। आप कह लें ये सॉलिड की रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी एक्सपेंशन आ जाती है इसकी लेंथ के अंदर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर इसमें एक्सपेंशन आ गई तो ये आप कह लें कि ये जो है वो इसकी लेंथ है L, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी लेंथ L डैश बन जाती है, ठीक है। अब आप ये कह लें कि ये जो होती है, आप इसके अंदर कह लें कि ये जो होती है, ये इसके अंदर जो आती है ये चेंज इन लेंथ आती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है ये डेल्टा L है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज इन लेंथ दोनों साइड पे आती है। मैंने एक साइड पे बनाई, आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आती है
तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगी, नहीं। मैंने बनाई एक साइड पे, दोनों साइडों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, सॉरी एक्सपेंशन भी आएगी, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिंपली एक साइड से बनाई है। तो ये जो चेंज इन लेंथ होती है ये हो जाती है, इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आती है, ठीक है, ये जो चेंज इन लेंथ आती है इसके अंदर ये इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी होती है, ये इसका फार्मूला होता है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज की पहले से ही लेंथ ज्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा आती है, और किसी चीज की पहले लेंथ कम है तो उसमें एक्सपेंशन भी कम आती है। जैसे अगर एक 1 मीटर की रॉड है, दूसरी 2 मीटर की रॉड है, दोनों को इक्वली अब हीट देते हैं, दोनों का इक्वल टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जाहिर है 1 मीटर की जो रॉड होगी उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो कम मॉलिक्यूल के दरमियान जब स्पेसिंग बढ़ेगी, जबकि 2 मीटर की जो रॉड होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिंग बढ़ेगी। तो लॉजिकल बात है कि जिस चीज के मॉलिक्यूल ज्यादा है उसके अंदर अगर स्पेसिंग बढ़ती है तो उसकी साइज भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उनके अंदर अगर स्पेसिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सपेंशन जो आएगी कम आएगी। तो एक्सपेंशन जो होती है, चेंज इन लेंथ जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ टेम्परेचर के। और ये अल्फा जो होता है ये कोएफिशिएंट होता है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसको आप इस तरह से पढ़ते हैं कि जैसे डेल्टा एल अपॉन जो एल है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, इसलिए आप इसको पढ़ोगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, या पर जो है वो चेंज इन केल्विन, किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट पर केल्विन होता है, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डेल्टा आती है, तो डेल्टा टी जितनी सेल्सियस के अंदर होती है उतनी केल्विन के अंदर होती है, देयरफॉर आप इसको पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। या अगर आप ये न्यू लेंथ फाइंड करना चाहें तो एल डैश का फार्मूला हो जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे एल डैश यहाँ पे आप कर सकते हैं एल डैश माइनस एल, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे इजीली ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास बेटा वो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो आपके बुक के अंदर दी गई है। एरिया एक्सपेंशन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपके बुक के अंदर नहीं दिया हुआ इसको, और आप इन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर जो आपको फोकस्ड रहना होगा वो आपको अपने सिलेबस पे रहना होगा। अब ये जो होता है आप इसको कह सकते हैं एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो एक्सपेंशन आती है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। और इसी तरह से डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी होता है, जबकि बीटा जो होगा इज इक्वल टू आप इसको कर सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, वही फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन वी एनी चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो उसको आप फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पे लेंथ की फ्रैक्शनल चेंज है और यहाँ पे वॉल्यूम की फ्रैक्शनल चेंज है, और इसका एल डैश जो होगा, सॉरी वी डैश जो होगा, इस तरह से जो न्यू वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है, यूनिट इसका भी केल्विन होता है। और आपको ये भी पता है कि बीटा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ
अल्फा होता है, इसलिए कि जो अल्फा होता है वो सिर्फ वन डायमेंशनल होता है, जबकि बीटा जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। इसलिए एक अल्फा लेंथ का, एक अल्फा विड्थ का, एक ब्रेथ का, तो जो बीटा होता है उसके अंदर थ्री डायमेंशंस आ जाते हैं, लेंथ के, विड्थ के और हाइट के या ब्रेथ के। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, मैंने इसको सिंपली आपको बताया, फार्मूले की डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो चेंज इन वॉल्यूम होती है ये भी ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। डिफरेंट चीजों का, अगर हमारे पास दो चीजें, एक का वॉल्यूम कम है एक का वॉल्यूम ज्यादा है, उनको इक्वल अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनके अंदर इक्वल चीजों को, दोनों को ध्यान में रखिएगा कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है, ताकि आपके माइंड में इसकी बेसिक चीजें रहें। ठीक है। और आगे जो होगा इंशाल्लाह कल से फिर हम जो शुरू करेंगे गैस लॉस के बारे में या प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ से आपका फिर पीएमडीसी का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो कल के बाद फिर आपके जो टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह वो पीएमडीसी के सिलेबस के होंगे। अब यहाँ पे एक दो बातें हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। पहली बात ये कि हम सिलेबस कौन सा पढ़ें, तो सिंपल सी बात है, आपने सिंध की एमडीकेट देनी है तो आपको सिंध का सिलेबस पढ़ना है। तो क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है कि आउट क्वेश्चन आते हैं, तो आउट क्वेश्चन को कौन रोक सकता है। ठीक है। सपोज करें अगर 200 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस आउट है, तो क्या आप उन 10 क्वेश्चन के पीछे भागते भागते 190 क्वेश्चन को आप खराब करोगे। ठीक है। एक लॉजिक बनता है, पता नहीं वो कहां से देंगे। क्या वो 10 के पीछे आप 190 को खराब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो भी पढ़े वो भी पढ़े वो भी पढ़े, क्यों करते हैं ऐसे। आप अपना सिलेबस पढ़ें, अगर आउट होंगे सबके लिए होंगे, नहीं होंगे सबके लिए नहीं होंगे। टेस्ट इजी होगी सबके लिए इजी होगी, मुश्किल होगी सबके लिए मुश्किल होगी। इसलिए इन चीजों को देख के, और दूसरी बात, इंटर की फिजिक्स का बुक नया आया ही नहीं मार्केट में। अगर आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे भी भेज दीजिएगा। गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं, आप ढूंढ रहे हैं कि फिजिक्स का नया बुक कहाँ पे। भाई गवर्नमेंट ने दिया नहीं, क्या करोगे। फिजिक्स का सिलेबस आपकी बैच के लिए सेम रहेगा, जो न्यू बैच आएगी उसके लिए चेंज होगा। आपके लिए बायो और केमिस्ट्री चेंज है, बायो और केमिस्ट्री आपके लिए न्यू है, आपके लिए ओल्ड बायो एंड केमिस्ट्री नहीं होंगे। फिजिक्स आपके लिए ओल्ड ही है। फर्स्ट ईयर का जो बुक आया है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं। बाकी उससे जो चीज रिलेटेड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप केपी के पढ़ें, जाके पंजाब पढ़ें, आपके पास टाइम है जाके पढ़ें, अपने आप को वेस्ट करें, लेकिन इन 5-10 क्वेश्चन के पीछे 190 क्वेश्चंस को खराब नहीं करें। बाकी आप ज्यादा समझते हो, अफलातून हो, कर सकते हैं।